पार्श्विक विस्थापन। आज हम पार्श्विक विस्थापन का जो डेरिवेशन है उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं उसका चित्र किस तरीके से बनाया जाएगा। मान लो ये एक कांच की प्लेट या स्लेब है। क्या है? कांच की प्लेट या स्लेब है। अब इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। इधर मान लो वायु है, ये कांच है। जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस बिंदु को या इस सरफेस को बोलेंगे अंतरा पृष्ठ, क्योंकि यहाँ पर वायु और कांच की दोनों परिसीमाएं आपस में मिल रही हैं। और जैसे ही प्रकाश किरण इस परिसीमा पर आकर टकराएगी, तो जिस पॉइंट पर जो प्रकाश किरण टकराती है वहाँ पर खींच लेते हैं अभिलंब। कहीं भी टकराए, जहाँ पर भी टकराएगी वहाँ पर खींच लेंगे अभिलंब। और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण आई। अब ये जो प्रकाश किरण है जैसे ही वायु से कांच में प्रवेश करेगी, चूँकि कांच वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो प्रकाश किरण है जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो झुकने के बाद इस तरीके से ये जाएगी। अब चूँकि यहाँ पर दूसरा सीमा पृष्ठ आ गया है, यहाँ कांच और वायु मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण टकराए वहाँ पर हम क्या खींच लेंगे? एक अभिलंब। और फिर यहाँ पर अपवर्तन की घटना फिर से घटित होगी। अब चूँकि कांच से वायु में जा रही है प्रकाश किरण, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर की तरफ हट जाएगी इस तरीके से। मान लो इस कांच की जो प्लेट या कांच की जो स्लेब है इसकी मोटाई t है। अगर ये कांच की यहाँ पर प्लेट ना होती तो ये जो प्रकाश की किरण है वो सीधी जाती। तो ये कैसी जाती? सीधी, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अब चूंकि बीच में आ गई प्रकाश की प्लेट, कांच की प्लेट, तो इस कारण से इसमें क्या हो गया? अपनी दिशा से विचलन हो गया। और इस तरीके से ये अपनी मूल दिशा से जितनी विस्थापित हो गई उसी दूरी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन, यानी इसको हमने d मान लिया। अब हमारे लिए इसी d का मान निकालना है। मान लो ये अपवर्तन कोण r है। जब प्रकाश किरण I कोण पर आपतित हुई, सघन माध्यम में यानी कांच में प्रवेश करी और वो अभिलंब की ओर झुक गई, R कोण बनाते हुए यहाँ पर निकल गई। अच्छा, फिर ये कोण कितना होगा? ये वाला। अब देखिए यहाँ पर अगर ये I कोण है तो यहाँ पर देखो x की तरह बन रहा है। ये वाली किरण इस तरीके से जा रही है, ये वाली। अगर इसको हम सीधे निकालें तो ये डॉट 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 इधर निकल जाएगी। और ये अभिलंब है तो इस तरीके से ये x बन रहा है। तो ये टोटल कोण हो जाएगा I। और अगर I में से अगर ये वाला कोण माइनस कर दिया जाए R, तो ये वाला कोण बन जाएगा I माइनस R। यानी टोटल I है कोण और I में से R माइनस कर दो तो ये हो जाएगा I माइनस R। इस अवलंब को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं नीचे तक सीधा करके इस तरीके से। अच्छा, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये I है तो ये भी I होगा, इसलिए यहाँ पर ये वाला x जो बन रहा है ये पूरा I है तो इसलिए पूरा I होगा। और इस I में से जब ये R माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा I माइनस R। अच्छा, अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। A, इस बिंदु का नाम कर देते हैं B, इसका नाम कर देते हैं C, D, इस पॉइंट को E बोल देते हैं, इसको F और इस पॉइंट को G। और इस कांच की प्लेट का नामकरण कर देते हैं P, Q, R, S। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज BGC की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज
BGC, इस तरीके से लिख दो, BGC में। इसमें क्या होगा, cos R बराबर आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो हम यहाँ पे cos R बराबर लिख देंगे आधार, आधार यहाँ पर क्या है BG, कर्ण क्या है BC। ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब दूसरे समकोण त्रिभुज में देखते हैं, चूंकि यहाँ पर हमने ये जो D विस्थापन है इसको लंब के रूप में यहाँ पे डाला है, तो ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, कितने का 90 डिग्री का। तो इसलिए ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन गया BEC। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BEC में। यहाँ पर हम इस तरीके से चुनेंगे जिससे ये जो बीच वाली जो रेखा है या जो कर्ण है वो दोनों में कॉमन रहे। तो यहाँ पर साइन को चुनते हैं, क्योंकि अगर कॉस चुनेंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी, तो उससे हमारा कोई भी जो डेरिवेशन है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को चूज करेंगे, तो साइन I माइनस R बराबर लंब यानी CE इस त्रिभुज के लिए, BEC के लिए, और कर्ण क्या हो जाएगा BC। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, अब भाग कर दीजिए इसमें, cos R बटे साइन I माइनस R इज इक्वल टू BG बटे BC डिवाइड बाई CE बटे BC। अब ये दोनों कट जाएंगे, cos R बराबर बटे साइन I माइनस R बराबर BG अपॉन CE। अब यहाँ पर देखिए BG क्या है, BG ये लाइन है, तो ये कितने के बराबर है, T के बराबर, यानी पूरी हमारी जो कांच की प्लेट है उसकी मोटाई T है जो BG के बराबर है। और CE क्या है, D, ये वाली जो दूरी है जो पार्श्विक विस्थापन है वो क्या है D। तो इसका मान यहाँ पे रख देते हैं, cos R बटे साइन I माइनस R इज इक्वल टू T अपॉन D। हमें D का मान निकालना है, तो D को इस साइड कर लेंगे, बाकी जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं उसको उधर पहुँचा देंगे। तो D बराबर T साइन I माइनस R ऊपर पहुँच जाएगा, I माइनस R डिवाइड बाई cos R, और इस तरीके से ये हमारा फार्मूला निकल आया पार्श्विक विस्थापन का। अब इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन को हम यहाँ पर करते हैं, विशेष स्थिति एक प्रकार से बोल सकते हैं। यदि T का मान बहुत कम है, अगर T का मान बहुत कम है इसका मतलब अगर कांच की मोटाई बहुत ज़्यादा कम है, अगर इस मोटाई को कम कर दिया जाए तो पार्श्विक जो विस्थापन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, T का मान घटेगा, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर D का मान कम हो जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए T का मान, तो स्थिति क्या होगी, D लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर T की मोटाई जब इतनी है तो D इतना है। अगर यहीं पर अगर हम इसके लिए यहाँ से काट दें इस तरीके से, अगर सपोज मान लो कांच की मोटाई को हम अगर आधा कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, अपवर्तन तो सेम आ रहा है, वो किरण भी जो है अगर माध्यम ना हो तो इसी तरीके से सीधी जाएगी, लेकिन इस पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित होगी तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो दूरी है इसकी अपेक्षा घट जाएगी। कहने का मतलब है जैसे ही आपने मोटाई कांच की कम करी
डी का मान कम हो गया, इसकी मोटाई और कम कर दोगे, इसका जो विस्थापन है पार्श्विक वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब टी का मान बहुत कम हो जाएगा तो डी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो माध्यम के ना होने पर जाने वाली प्रकाश किरण है और माध्यम के होने पर जाने वाली प्रकाश किरण है, दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा। प्रकाश किरण में किसी भी तरीके का कोई विचलन नहीं होगा, वो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से होते हुए सीधे गुजर जाएगी। तो यदि टी का मान बहुत कम है तो डी लगभग क्या हो जाएगा 0, यानी पार्श्विक विस्थापन लगभग 0 हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा। अगर पतली सी कांच की कोई लेयर है, अगर उस पर हम प्रकाश डालते हैं, भले ही आपतन कोण चाहे जितना हो, प्रकाश किरण सीधी गुजर जाएगी बिना विचलित हुए। यानी अपवर्तन की जो घटना है जिसमें प्रकाश किरण का जो है मार्ग विचलित हो जाता है अपने पूर्व मार्ग से, वो स्थिति नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इधर का उतार लिया हो तो मैं इधर का मिटा देता हूँ जिससे दूसरी कंडीशन को बताया जा सके। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पूर्व स्थिति इसको कर देता हूँ, तो इस तरीके से ये चली जाएगी। डी का मान और किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, आपतन कोण पर, क्योंकि आर तो आपके हाथ में नहीं है, आई आपके हाथ में है। अगर आई को चेंज करोगे वैसे ही आर का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। तो अगर ये फिक्स है ये साइड, तो स्वाभाविक रूप से जो आई का मान जैसे ही चेंज होगा तो आर इस प्रकार से चेंज होगा जिससे इसका जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहे। तो अगर यहाँ पर D बराबर T, दूसरी कंडीशन देखते हैं, अर्थात अगर हम I का मान कम या ज़्यादा कर दें तब भी D का मान क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यदि I का मान यानी आपतन कोण का मान, I का मान बहुत कम है तो आर का मान भी कम होगा, क्योंकि इसका अनुपात निश्चित रहना है। तो अगर ऊपर का मान घटेगा तो नीचे का मान भी घटेगा, जिससे कि मतलब ये अनुपात है वो निश्चित रहे। तो आर का मान भी कम होगा। और अगर ऐसी कंडीशन घटित होती है तो क्या होता है कि अगर थीटा बहुत ज़्यादा, थीटा का मान बहुत ज़्यादा कम होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि थीटा यहाँ पर डिग्री में ना लेके रेडियन में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू आई माइनस आर, वैसे ही यहाँ पर साइन आर इज इक्वल टू आर। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर टी, यहाँ पर जो साइन आई माइनस आर है उसकी जगह आई माइनस आर आ जाएगा, डिवाइड बाई। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये कॉस आर वाला भी है। तो अगर थीटा का मान बहुत ज़्यादा कम होता है, थीटा का मान लगभग 0 के करीब होता है, तो साइन थीटा तो थीटा के बराबर हो जाता है और कॉस थीटा हो जाता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, तो डी बराबर टी आई माइनस आर, यहाँ पर आई कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन आई। इसे समीकरण 3 डाल दो। स्नेल के नियम में क्या होता है, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, यानी कि अपवर्तनांक माध्यम का। अब चूंकि आई और आर का मान बहुत कम है तो इसलिए साइन आई की जगह आई आ जाएगा और साइन आर की जगह आर आ जाएगा, एन यूं ही रहेगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आर को इधर पहुंचा दें आई के लिए, या फिर दोनों तरफ हम उल्टा कर देते हैं
तो R अपॉन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो R अपॉन आई का मान समीकरण 3 में रख दो। तो D बराबर टी आई 1 माइनस R अपॉन आई का मान कितना है 1 अपॉन एन। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू आई। तो ये दूसरी स्थिति के लिए ये फार्मूला प्रयोग होगा जब आई का मान अत्यंत कम है। मगर आई का मान अधिक है तो D बराबर आई साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर वाला फार्मूला ही प्रयोग होगा। तो दोनों जो स्पेशल कंडीशन है उसमें हमने देख ली कि पार्श्विक विस्थापन की स्थिति किस प्रकार होगी। अगली वीडियो में हम आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के संबंध में जो डेरिवेशन है उसको करेंगे। थैंक यू।